शुमाली हिंद में 5 रियासतों में जो इंतखाबात हुए और उनके नताइज आए, उसके बाद कर्नाटका में कहीं ना कहीं इन नताइज का असर देखने को मिल रहा है। कर्नाटका कांग्रेस बैकफुट पर जा चुकी है और पॉलिटिकल सिनेरियो में तब्दीली देखी जा रही है। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ हैं जेडीएस पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शफीउल्लाह साहब। सैयद साहब, बताइए कि ये जो नताइज आए हैं नॉर्थ इंडियन स्टेट्स के, इसमें कांग्रेस का सफाया हुआ ऐसा देखा जा रहा है और इससे कर्नाटका में जो रीजनल पार्टी जेडीएस है इसके हौसले बुलंद होते देखा जा रहा है। तो ये जो पॉलिटिकल इक्वेशन है जिसमें तब्दीली देखी जा सकती है, क्या है हालात? देखिए, जहाँ तक यूपी का ताल्लुक़ है, यूपी में जिस तरह आपने फरमाया, कांग्रेस पूरी तरह से वहाँ सफाया हुआ है कांग्रेस का, और जो अखिलेश यादव की पार्टी थी वो बाकायदा सेकंड पोजीशन में बहुत करीब तक आई हुई है हुकूमत करने से। और जितनी सीटें, बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो रीजनल पार्टी अखिलेश यादव की जो हारी है, बहुत कम वोटों से हारी है, जो वेरी इनसिग्निफिकेंट है, सिर्फ कहीं 1000, कहीं 100, कहीं 500 वोटों से। अगर उन सब का अंदाज़ा लगाया जाए तो अगर थोड़ी मेहनत होती या कोई दीगर लोग कंप्रोमाइज़ कर लेते तो शायद थर्ड फोर्स वहाँ पे रीजनल पार्टी आ गई होती। लिहाजा वही अप्लाई होगा यहाँ भी कर्नाटक में। हम समझते हैं कि इसके बाद जो है आने वाले इलेक्शंस में जेडीएस का बहुत अच्छा मकाम होगा और लोग जो है जेडीएस को आगे बढ़ाएंगे। ये जेडीएस का जो ये पॉजिटिव एटीट्यूड बना हुआ है चंद अयाम से, ये आखिर क्या वजह है? कांग्रेस की हार की वजह से है या जेडीएस का अपना कोई एजेंडा है, अपना कोई स्ट्रैटेजी है कि पार्टी को मजबूत किया जाए? देखिए, तकरीबन 1.5 साल पहले, यूपी के इलेक्शन से बहुत पहले, हमारे साबिक सीएम एचडी कुमार स्वामी ने एक मिशन शुरू किया, मिशन 123 जिसको नाम दिया। और मिशन 123 के तहत कंटिन्यूस तकरीबन 1 महीने तक बिड़दी में सारे कर्नाटक के जेडीएस ऑफिस बेरर्स और वर्कर्स को बुला के वर्कशॉप की गई, अलग अलग ग्रुप्स को वर्कशॉप की गई। उसमें माइनॉरिटीज़ के लिए अलग एक वर्कशॉप की गई। तकरीबन दिन भर सारे लोगों को वहाँ रखकर और पार्टी को मजबूत बनाने के बारे में रोशनी डाली गई और बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स को बुला के वहाँ बातचीत रखी गई। और इस तरह मजबूत करने का काम बहुत यूपी के इलेक्शन से बहुत पहले शुरू हो गया। सर, ये हम देखते हैं कि रियासत में कांग्रेस की जानिब से ख़ासकर जेडीएस को ये टारगेट किया गया, प्रोपेगेंडा किया गया या फिर उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के हिसाब से कि जेडीएस भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। क्या सच में जेडीएस भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है? देखिए, जहाँ तक सबसे पहले बीजेपी के साथ शिरकत करके हुकूमत बनाने का ताल्लुक़ है, वो कुमार स्वामी ने जो किया वो गलती थी। और कुमार स्वामी ने तकरीबन कम से कम 20 अलग अलग मौक़ों पर उन्होंने मुसलमानों को यकीन दिलाया कि आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। और वो उन्होंने बतलाया कि जेडीएस को ख़त्म करने के लिए बहुत सारी साजिशें और कोशिशें की जा रही थी, जिससे बचने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया। अब हमें नहीं लगता कि आइंदा इस तरह का कोई काम होगा। लिहाजा ये बी टीम का जो बनाया जा रहा है ये गलत है। एक और एंगल से गलत है, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि बीजेपी में जो गए थे वो सारी पार्टियों में मौजूद हैं, और जो सारी पार्टियों में हैं वो बीजेपी में एक पैर रख के खड़े हैं। इसको देखते हुए यूँ लगता है कि बहुत सारे लोग किसी भी एक लॉजिकल थॉट पर पूरी तरह से मजबूती से कायम नहीं हैं, और जहाँ कहीं उन्हें कुछ मकाम मिलता है वो जाने के लिए या वहाँ छोड़ के आने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियंस, तकरीबन 1/3 पॉलिटिशियंस ऐसे मिल जाएंगे जो हर पार्टी में जाते रहेंगे अगर उन्हें मकाम दे दिया जाए। ये जो लोटस ऑपरेशन हुआ था जिसके ज़रिए कर्नाटका में कांग्रेस और जेडीएस की मखलूत हुकूमत बनी थी, इसमें चंद कांग्रेस के लोग एमएलए शिकार हुए और बीजेपी में शमूलियत हासिल की। इसी तरह जेडीएस के भी 3 एमएलए उसमें चले गए थे।
अब मुसलमानों में ये सवाल ये उठा था मुसलमानों की जानिब से कि क्यों कर जेडीएस या कांग्रेस पार्टी को वोट दिया जाए, कि ये लोग कांग्रेस या जेडीएस में कामयाबी हासिल करते हैं और बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। देखिए, हम मुसलमान जो सारे हिंदुस्तान में हैं, खुसूसन कर्नाटक में भी, हमारी तादाद कहीं भी ऐसी नहीं है जो इंडिपेंडेंटली किसी एमएलए को हम चुनकर ला सकें। बहुत कम ऐसी जगह हैं जो इंडिपेंडेंट ला सकते हैं, तकरीबन नहीं के बराबर है। और ऐसी सूरत में किसी ना किसी पार्टी के साथ हमें जुड़े रहने और लगाव रखने की ज़रूरत है। अब इसमें जो पार्टियों के पॉलिटिकल एजेंडास हैं, उसके साथ हमारी कौम के लिए, हमारी कौम के मसाइल हल करने के लिए और हमारी कौम को की तरक्की के लिए जो कुछ वो स्कीम्स में अपने प्लान्स में रखेंगे, उसमें से जो बेहतर होगा उस पार्टी को लगे रहना बेहतर है हमारे लिए। और दूसरा चारा भी नहीं है, क्योंकि अगर हुकूमत में नहीं लगे रहेंगे तो हमारे मसाइल हल करवाने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। और हमारे मसाइल हल करवाने के लिए हुकूमत के साथ रहना ज़रूरी है, और हुकूमत के साथ रहने के लिए किसी ना किसी पार्टी में लगे रहना ज़रूरी है। अगर बीजेपी को देखा जाए तो बीजेपी साफ साफ कहती है कि वो किसी मुसलमान को साथ में रखना नहीं चाहती। और बीजेपी कहना छोड़िए, उसका एजेंडा ही ये है कि सारे इस्लामी मामलात में भी वो टांग अड़ाती है, और इस्लाम के भी ख़िलाफ़ साफ साफ हर कोई बीजेपी की तरफ से ऐलानिया बयानात देते रहते हैं। इसको देखकर यूँ लगता है कि बीजेपी मुसलमानों के लिए हरगिज़ नहीं। लिहाजा जो पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां, चाहे कोई भी पार्टी हो, उसमें रीजनल पार्टियों का ज़्यादा अब चांसेस हैं। जैसे ममता बनर्जी, और यहाँ तमिलनाडु में स्टालिन, और केरला में है, और दीगर जगहों पर, यहाँ तक कि यूपी में भी सेकंड पार्टी जो है अखिलेश यादव की है। इसको देखते हुए लगता ये है कि रीजनल पार्टी को लोग इस मरतबा मौका देंगे। ये चंद दिनों से देखा जा रहा है कि कर्नाटका में जो एंटी सोशल एलिमेंट्स की जानिब से, चाहे हलाल वर्सेस झटका का मसला हो, हिजाब का मामला हो, या फिर हाल ही में जो मुस्लिम ट्रेडर्स को जात्राओं में दुकानें लगाने से मना किया गया था, पाबंदी आयद की गई थी, कुमारस्वामी बहुत ज़्यादा इन मसाइल को ओन कर रहे हैं और उस पर एड्रेस कर रहे हैं। क्या ये आने वाले इलेक्शंस का एजेंडा है? ये सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स की जैसे ही आवाज़ उठती है तो उसके साथ ही बीजेपी की जो हुकूमत है कर्नाटक में, वो भी उनके साथ आवाज़ मिलाते हैं। जैसे कि वो नीचे से काम कर रहे हैं, ये ऊपर से कानून बना के दे रहे हैं ताकि वो कामयाब हो जाए एंटी सोशल एलिमेंट, और मुसलमान अपने मसाइल में घिरे रहें। एच.डी. कुमारस्वामी ने साफ साफ कहा कि इसके बाद से मैं ये एक मिशन के तौर पर लूँगा और इन एंटी सोशल एलिमेंट्स को हरगिज़ कामयाब नहीं होने दूंगा, और इनके खिलाफ मैं पूरी तरह से खड़ा हो जाऊँगा। मुझे लगता है कि शायद वो अपना मन बना चुके हैं इन एंटी सोशल एलिमेंट्स को अपनी जगह पर भेजने के लिए, और इनके तरफ से उठाई जाने वाली गैर अखलाकी और गैर नाइंसाफ़ी की बातों को वो मुखालिफत पूरी करेंगे। अगले इलेक्शन के लिए जो है जेडीएस का क्या मंसूबा है? देखिए, अगले इलेक्शंस का जेडीएस का मंसूबा वही है जो एच.डी. कुमारस्वामी ने मिशन 123 से शुरू किया है। और मिशन 123 का खुलासा ये है कि वो सारे कर्नाटक में लोगों के मसाइल मालूम करेंगे और उस पर काम करेंगे, और वो मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे, और जेडीएस के वर्कर्स को और ऑफिस बेरर्स को पूरा ट्रेन अप करेंगे कि वो लोगों के मसाइल हल करें, खुसूसन दलित्स, किसान और माइनॉरिटीज़, इनके मसाइल को हल करने की वो पूरी कोशिश करेंगे, उस पर ध्यान देंगे और उसी को मुद्दा बनाएंगे। आखिरी सवाल सैयद साहब, ये बताइए कि जेडीएस की जो है गुज़िश्ता सालों में कर्नाटका में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, एसडीपीआई और कांग्रेस से भी अलायंस हो चुका है। आने वाले इलेक्शंस में आपके मंसूबे के तहत क्या कयास आ रही है इन अलायंसेस को लेकर के इन पार्टियों की जानिब से? देखिए, जहाँ तक जेडीएस का ताल्लुक़ है, जेडीएस ये जो एसडीपीआई है और एमआईएम है, इनके पहले हम उनको साथ में ले चुके हैं कई इलेक्शंस में। इसी तरह अगर इलेक्शन के करीब ज़रूरत पड़ी और वो ख़ुद भी चाहते हैं और हमारी पार्टी की तरफ से भी अगर कोई डिसीजन होता है तो ज़रूर साथ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे सैयद शफीउल्लाह साहिब, जो कि जेडीएस पार्टी के
सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। उनका कहना है कि रियासत में भारतीय जनता पार्टी अपनी हुकूमत की नाकामियों को छुपाने के लिए कम्युनल एजेंडा अपनाए हुए है और आने वाले इलेक्शंस के मुताल्लिक उनका कहना है कि जेडीएस बड़ी मजबूती के साथ इंतखाबी अखाड़े में उतरेगी और ज़रूरत पड़ने पर एमआईएम या एसडीपीआई जैसी पार्टियों के साथ अलायंस करने में खुली रहेगी। रफ़ीक जब्बार, ईटीवी भारत, बेंगलुरु।